इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी संसाधन एवं विकास एसएसटी का पाठ है। दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे खनिज और शक्ति संसाधन, जो हमें भाग 2 है पढ़ना। इसमें खनिजों का संरक्षण, इसमें होगा खनिजों का संरक्षण और उसके नीचे का भाग। खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। मतलब कोई भी खनिज बनने में हजारों वर्ष लगते हैं। एक वर्षों की मेहनत नहीं होती है किसी भी, क्योंकि वो अनवीनीय संसाधन है जो बनने में धीरे धीरे समय लगता है और धीरे धीरे ही बनता है। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनः चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। उसको धीमा कर दो और खनिज संसाधनों को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे नए नए काम किए जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं पुनः चक्रण। पुनः चक्रण में खनिज पुनः चक्र, पुनः प्रयोग, कार्य प्रयोग, फिर से पुनः चक्र, पुनः चक्रण होगा, फिर से बन जाएगा, फिर से प्रयोग करेंगे, फिर से खत्म, फिर से बना, फिर से उपयोग कर लिए। इसके लिए कुछ संसाधन हमें भी करना पड़ेगा, कुछ हमें भी काम करना पड़ेगा। शक्ति संसाधन। शनि की मां अपने दिन की शुरुआत में गीजर का बटन दबाने से करती हैं। शुरुआत ही गीजर का बटन दबाने से। वह शनि को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी मतलब कपड़ा ड्रेस को इस्त्री करती हैं। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर से पहुंचती है। ब्लेंडर का मतलब हो जाता है मिक्सर, जिसमें ग्राइंडर बोलते हैं। ग्राइंडर में क्या, जूसर में संतरे का जूस निकालती हैं। इसके लिए वह तेजी से पहुंचती हैं रसोई घर में। शनि, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। शनि के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनते हुए माँ पुकारती है। मतलब खाना बनाते हुए माँ बुलाती है, चलो आओ खाना खाने बैठ जाओ, नाश्ता करने। विद्यालय जाते समय शनि बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होते हैं, लेकिन विद्युत उपकरणों गैजेट को सभी बिजली की खपत करते हैं। क्योंकि जितने भी गैजेट हैं बिजली से जो चलने वाले, वो बिजली का खपत करता है। बिजली के बिना तो चल नहीं सकते। बिजली पर ही आधारित निर्भर होते हैं। निर्भरता मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं और विज्ञान और नए प्रचलन की वजह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक नया प्रचलन सामने आ रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन सामने देखने को मिल रहा है। विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड, जिसमें राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड हो गया। टॉपिक का भी नाम है अपना, ये जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज खाने वाला, शक्ति संसाधन जो अदृश्य है, जो हमारे काम आता है, जैसे बिजली, पानी, सूर्य। शक्ति संसाधन तो पहले का ग्रिड जो भी देखा होगा, तो पहले तो ग्रिड ही नहीं होता था। ग्रिड होगा कैसे? केवल शहर में तो लाइन आता था। गांव में तो लोग लालटेन दिए मोमबत्ती जलाकर ही काम चलाते थे। ये तो बिजली देखने को भी नहीं मिलता था। छोटे छोटे पोल बनते थे, वो भी लोहे वाले, उसी पर बिजली आता था। लेकिन आज तो हर गांव में बिजली पहुंच गया है। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
शक्ति का इस्तेमाल बिजली का इस्तेमाल हर चीज में किया जा सकता है। जैसे जमीन में कुछ बोने से लेकर उसे खाने पकाने बनाने तक में आज हर चीज में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप पढ़ रहे हो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है, हम पढ़ा रहे हैं इसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। सही बात है। ईंधन, इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होते हैं। और हमारे खेतों गांवों में जितने भी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है 50% वो तेल से ही बनता है। तेल से ही बिजली बनता है, ईंधन बनता है, जो चीज भी है 50% हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, ईंधन का। ये देखिए, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, लाभ हानि और लाभ। लाभ, आसानी से परिवहनीय टैंकर, पेट्रो रसायन उद्योग का आधार। हानि, तेल अधिपलावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय। 3 नंबर है निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा, एसिड की बारिश, अम्ल की बारिश। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। अब लाभ क्या है? आसानी से परिवहनीय पाइपलाइन, तेल और कोयला से अधिक स्वच्छ, तेल से सस्ता। यही तो है प्राकृतिक गैस में। तेल से इतना हो सकता है, लेकिन गैस से थोड़ा कम, लेकिन बहुत ज्यादा बचता है। अब देखो, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ईंधन और कोयला। ईंधन का लाभ और हानि। पहले लाभ पढ़ते हैं। सुप्राय और बहुत संख्या लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि, संग्रहण, ईंधन से संग्रहण में अधिक समय उपयोग, प्रदूषण फैलाने वाला, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। नवीनीकरण हो गया। और कोयला का लाभ हो गया विस्तृत रूप से उपलब्ध, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त। और हानि, प्रदूषण का स्रोत, परिवहन के लिए भारी। अब नीचे आ जाएंगे। जल विद्युत लाभ, प्रदूषण मुक्त, सिंचाई और मत्स्यायन को बढ़ावा देता है। उसके बाद से है सस्ता। और यहाँ पर हानि क्या है? स्थानीय समुदाय का विस्थापन, जो वहां के लोग रहने वाले हैं उसको हटाना पड़ता है। नीचे है निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन, क्योंकि बहुत सारे कुछ क्षेत्र हैं जहां पर पानी जम जाते हैं, बाढ़ जैसे क्षेत्र आ जाते हैं। 3 नंबर है स्थापित करने में खर्चीला, और उसको लगाने में बहुत खर्चा आता है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, यही चित्र 8 है। चलिए नीचे देखते हैं चित्र 3.9। उत्तर पूर्वी भारत में ईंधन ले जाती महिला। देखो, लकड़ी को भी ईंधन बोलते हैं, जो ले जाती हुई महिला। देखो कितनी छोटी औरत है और इतना लकड़ी ले जा रही है। कैसे? पावर। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते थे, ताप और दबाव के प्रभाव से जीवाश्मीय ईंधन में परिवर्तन हो गए। जीवाश्मीय ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वह इनके निर्माण की दर से अधिक है, कहीं अधिक है। इसलिए यह शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। जैसे में पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, परंपरागत ऊर्जा,
बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, इसलिए दूसरा आविष्कार लोग कर रहा है, वैज्ञानिक दूसरे आविष्कार कर रहे हैं कि उसे बचा जा सके। यह तापीय ऊर्जा संचय का दृश्य है। ये फैक्ट्री है जहां से कोयले से बिजली बनता है। अब देखो कोयला बहुतायत में पाए जाने वाले जीवाश्मीय ईंधन है। क्या है? जीवाश्मीय ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, उस वाष्प ईंधन और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले का इस्तेमाल घर से लेकर फैक्ट्री तक किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। जैसे में कोयला से आग लगाएंगे, उससे पानी गर्म करेंगे, और वही पानी जब गर्म होकर प्रेशर से जाएगा तो उसी से बिजली बनता है। टरबाइन नचेगा उसके प्रेशर से, उसी प्रेशर की वजह से बिजली बनता है। कोयला जिसका आप उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्षों पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्रहित धूप के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कोयला इसलिए अंतर्रहित धूप के रूप में जाना जाता है। जो जमीन के अंदर रहने वाले प्राणी, जो जमीन के अंदर रहने वाले, आज तो कोयला तो आपको कोयला का पहाड़ भी मिल जाएगा, लेकिन कोयला का माइन होता है, बहुत नीचे तक ले खोदना पड़ता है मिट्टी को, उसके बाद से हम कोयला निकाल पाते हैं। संसाधन एवं विकास पाठ का नाम। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देश में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज, पश्चिमी बंगाल में तथा बंगाल में झड़िया, धनबाद और बोकारो झारखंड में है। कहाँ पे? रानीगंज पश्चिमी बंगाल में तथा झड़िया, धनबाद और बोकारो में कोयला का खदान है। अब देखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोल जिसे आपकी कार चलती है, पेट्रोल जिसे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकती है, चोय 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 जो करती है उसे रोकती है। दोनों की शुरुआत गाढ़ काले द्रव्य से ही होता है। गाढ़ा और काले द्रव्य से ही होता है निर्माण, चाहे तेल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे पेट्रोल हो। यह शैलियों की परत को माध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। वैसे है तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, और परिष्करणशाला में, जैसे हम फैक्ट्री में, उसको रिफाइनिंग के लिए भेजा जाता है, प्यूरिफिकेशन के लिए, जहां अपरिकृषित पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम जो हम मोमबत्ती में यूज करते हैं, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। क्या क्या? मिट्टी का जो कच्चा तेल होता है उससे हम बनाते क्या है? डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल मतलब किरासन तेल, उसके बाद से हाइड्रोजन, मोम, प्लास्टिक, गिरीस और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। इससे बने सामान जितने भी होते हैं उसे काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोल के मुख्य उत्पादक देश ईरान। कौन करता है देश? ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है, जहां पर तेल सबसे ज्यादा निकाला जाता है वहां से। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, वेनेजुला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे,
और बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा हैं, जहां से पेट्रोल निकाला जाता है भारत में। कहाँ पे? असम में डिगबोई में, मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा गोदावरी के नदियों के डेल्टा से तेल निकाला जाता है, कच्ची तेल। प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस कहां से निकालते हैं इसके बारे में जानते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है। जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। और हम लोग भी गैस का क्या करते हैं? गैस हम लोग दूसरे देश से खरीदते हैं। हम लोग के देश में गैस, भारत में बहुत कम मिलता है गैस। भारत में गैसीय एरिया बहुत कम है। हमको गैस खरीदना पड़ता है बाहरी मार्केट से, दूसरे देशों से। भारत में जैसलमेर गुजरात में आता है। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। भारत में भी है, लेकिन बहुत कम जगहों पर है। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। बहुत कम देशों के पास। बाकी देश क्या करते हैं? सिंगापुर में तो कुछ नहीं है। सिंगापुर में बहुत बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकेशन है, इसलिए सिंगापुर है। वहां पे कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा ही नहीं बन जाता, राष्ट्रपति ऐसा ही नहीं बन जाता। उसको जो भी बिजनेसमैन होता है वही वहां के प्रेसिडेंट बनते हैं, चाहे राष्ट्रपति। हमारे द्वारा जीवाश्मीय ईंधन के उपयोग के तीव्र वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। और हम लोग उस चीज को, इस ईंधन को, प्राकृतिक संसाधन को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो चिंताजनक हमें बना दिया है कि अगले खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषण भी चिंता का विषय है। अब प्रदूषण भी है। जीवाश्मीय ईंधन का अनियंत्रित जलन अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाता है। और धीरे धीरे सब चीज तो सूखना ही है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्मीय ईंधन को स्वेच्छतर विकल्प है। मतलब जीवाश्मीय ईंधन का एक सबसे अच्छा विकल्प है कि हम ऊर्जा के माध्यम पर चलें। सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल के माध्यम से हम उसको बिजली पैदा करने के लिए हम आगे बढ़े। इतना बिजली पैदा करें कि हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बना सकते हैं। ये तो हमें करना ही पड़ेगा। क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल्स ईंधन है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। सीएनजी, अब हर गाड़ी सीएनजी से ही चलने वाला है। डोंट वरी, डोंट फियर, क्योंकि गवर्नमेंट इज हियर। जल विद्युत, अब जल विद्युत का देख लेते हैं। डैम से बनता है। बांध में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश कौन कौन से देश हैं? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है।
चीन में तो बहुत बड़ा बड़ा डैम बना कर रखा है सर, इतना बड़ा बड़ा कि धरती का स्पीड ही कम कर दिया है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखरा नंगल, गांधी सागर, नागराजुन क्या है नागराजुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। कौन कौन से? भाखरा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं हैं। और सरदार सरोवर पटेल डैम भी है, वहां से भी बिजली बनाते हैं। देखो किस तरह ऊपर से पानी गिरा, पाइप के माध्यम से जनरेटर में आता है और जनरेटर को होकर ही सामने बहता है, इसलिए टरबाइन नचेगा, ऊपर जनरेटर है, जनरेटर से बिजली बनकर और यहाँ से आपको पाइप तार में चला जाएगा, जो होते हुए हमारे घर पे आएगा। ये है जल भंडार ऊपर। अगले पार्ट में पढ़ते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट में भी डाउट पूरा नहीं होता है तो आप डिस्क्रिप्शन के दिए गए नंबर या मेल पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। और हाँ, जितना हो सके अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करना। और इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का हमारे और हमारे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।